स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की जो केमिस्ट्री है उसमें जो 5वां चैप्टर दिया है वो है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, हमारे चैप्टर्स का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व और हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों वहाँ से जहाँ से आवर्त सारणी की स्टार्ट हुई है। मेरे दोस्त, मैं आपको एकदम जीरो लेवल से लेके जाऊँगा और मैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व पे वहाँ से मैं आपको पूरे कोर्स को बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो हमारे आवर्त सारणी बनी है उसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हुए हैं। सबसे पहले कौन आए थे? डायब्रेनियम। सबसे पहले कौन आए थे? डायब्रेनियम। और इसी को कहते हैं डायब्रेनियम का त्रिक नियम। सबसे पहले कौन आए थे? डायब्रेनियम 1817 में। और डायब्रेनियम का क्या पढ़ना है हमको? त्रिक नियम। डायब्रेनियम के बाद क्या पढ़े थे? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम कक्षा 10 में हम लोग पढ़ा था। इन्होंने क्या बताया था? सा रे गा मा पा दा नी सा, यही बताए थे ना। सा रे गा मा पा दा नी सा। जो पहला तत्व होता है वो 8वें तत्व के गुणों के क्या होता है? एकदम बराबर होता है, यानी जो गुण पहले तत्व में मिलते हैं वो 8वें गुण में भी मिलना चाहिए। कौन बताए थे? न्यूलैंड के अष्टक नियम। फिर हमने पढ़ा था मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो ये मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी। मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी और इनके समय में जो तत्वों की संख्या थी वो 63 थी। न्यूलैंड के समय में तत्वों की संख्या थी वो 56 थी और डायब्रेनियम के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 9 थी। फिर हमारे एक ऐसे वैज्ञानिक आए मोसले। कौन है भैया? मोसले। और मोसले ने बताया मेरे दोस्त, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं जिसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, किसने बताया था? ये मोसले ने। किसने बताया था? मोसले ने। तो मोसले ने भैया आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। किसकी खोज की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। ठीक है, मोसले ने किसकी आवर्त खोज की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। इसमें कितने तत्व होते हैं? 104 तत्व होते हैं और जो आने वाले तत्व थे उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे। सेम वही काम मेंडलीव भी किए थे। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ दिया। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोसले ने। किसने की थी? मोसले ने 1913 में। तब जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी तो उसमें कितने थे? 9 वर्ग थे और 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। तो वर्ग और आवर्त खोजे किसने थे? मेंडलीव ने ही खोजे थे, वर्ग और आवर्त। ठीक है, और इनके समय में 18 वर्ग और 7 आवर्त थे। तो एक एक चीज़ को हम पहले अच्छी तरीके से पढ़ लें। छोटे छोटे रूपों में हम इसको पढ़ते हुए निकलेंगे ताकि हम अपने सिलेबस पे सबसे पहले पहुँचे। लेकिन आपको मेरे दोस्त सबसे पहले आपको वो चीज़ें आनी चाहिए जो आपको नहीं पढ़े अभी तक। ठीक है, जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो आपको तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए डायब्रेनियम का त्रिक नियम क्या है। पहला नोट करिएगा, डायब्रेनियम ट्रायड्स। डायब्रेनियर ट्रायड्स नोट करो जी तुम लोग। डायब्रेनियम ट्रायड्स मतलब डायब्रेनियम का त्रिक नियम। डायब्रेनियम का त्रिक नियम। ठीक है, अब इनका त्रिक नियम क्या था? इनका त्रिक नियम क्या था? देखिए, सबसे पहले इनके समय में जो तत्व थे वो केवल 9 थे। कितने तत्व खोजे गए थे? 9 ही तत्व खोजे गए थे। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, जर्मन के वैज्ञानिक थे। जर्मन के वैज्ञानिक थे। इनकी सबसे पहले अखबार में छपी थी जब ये आवर्त सारणी की खोज किए थे। छोड़िए, आगे देखिए, जब ये डायब्रेनियम के त्रिक नियम में क्या कहते थे कि भैया ये सोडियम हो गया, ठीक है, और ये भैया कौन हो गया? लिथियम हो गया, और यहाँ पे एक तत्व हो गया लिथियम के बाद पोटेशियम हो गया। तो ये कहते थे कि जो पहला, ये दूसरा, ठीक है, हाई पहला, हाई क्या हो गया? दूसरा और तीसरा। डायब्रेनियम का नियम ये था कि पहले दूसरे तत्व का जो परमाणु भार होगा, दूसरे तत्व का परमाणु भार होगा वो पहले और तीसरे के औसत के बराबर होगा। पहला प्लस तीसरा के औसत यानी 2 तत्व हैं तो 2 का क्या कर दो? भागा दे दो, उसके क्या होंगे? बराबर होंगे। ये डायब्रेनियम का त्रिक नियम आया था। किसका नियम आया था? डायब्रेनियम का त्रिक नियम। एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इन्होंने प्लेटिनम की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी? प्लेटिनम की खोज की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम की खोज की थी, सबसे स्टार्टिंग है।
तो सबसे पहले दोस्त इसने किसकी खोज की थी? प्लेटिनम की खोज की थी। दूसरे तत्व का परमाणु भार जो होगा वो पहले और तीसरे परमाणु भार के क्या होगा? औसत के बराबर होगा। ठीक है, बता रहा हूँ, पहले कापी कलम कम चलाओ। देखो, अच्छा, पहला तत्व क्या है इसमें भैया? लिथियम है। ठीक है, तीसरा तत्व क्या है? पोटेशियम है। बटा के क्या कर दो? 2। लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, परमाणु क्रमांक 3, परमाणु भार 7। पोटेशियम का 19 होता है, पोटेशियम का 19, पोटेशियम का 19 पे क्या होता है? पोटेशियम, इसका परमाणु भार कितना होता है? 39। तो 7 + 39 बटा के 2 जोड़ दो, 9 7 16, 3 1 4, 46 बटा के 2 काट दोगे, कितना आएगा? 23। तो सोडियम का कितना होता है? सोडियम का निकल आया ना 23, परमाणु भार कितना होता है? 23, परमाणु क्रमांक 11। तो वही कहे कि जो पहले और तीसरे तत्व का जो औसत निकलेगा वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के क्या होगा? बराबर होगा। कौन बताए थे? डायब्रेनियम का नियम। ठीक, तो उसके समय दोष आ गई कि भैया जब 9 तत्व से ज़्यादा जब खोजे जाने लगे, शुरू में तो कितने तत्व खोजे गए? 9 ही तत्व खोजे गए। जब 9 के बाद जब खोजे गए तत्व तो उनके नियम पे काम नहीं किए, इसलिए इनका नियम भी क्या हो गया? फ्लॉप। अब आते हैं दूसरा का, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, इसको थोड़ा सा बस लिख लीजिए, इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा नियम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। पहले इस सब का ज्ञान होना चाहिए, तब उसके बाद तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक दे आपको बस अपने से तुरंत समझ में आ जाएगा कि भैया कौन है। ठीक है, ठीक, देखो अब आओ भैया हम क्या पढ़ते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, देखो न्यूलैंड ने बताया था 1860। न्यूलैंड ऐसे लिख देते हैं, न्यूलैंड, ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। न्यूलैंड कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। जैसे इसमें दिख रहा है ना लैंड, तो यहाँ से समझ लेना कहाँ के? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। 1866 में इन्होंने खोज किए थे। इसमें कितने तत्व थे? टोटल 56 तत्व थे। कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। ठीक है, और ये बताते थे कि जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व से, दूसरा तत्व 9वें तत्व से, दोनों में 7 का डिफरेंस होना चाहिए, तो दोनों तत्वों के गुण आपस में क्या होंगे? मिल जाएंगे। जैसे देखो इन्होंने तत्वों का अगर क्रम में यदि लिखा जाए तो हाइड्रोजन, हीलियम नहीं है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन नहीं है, सोडियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, ऐसे ऐसे था। कुछ इसमें तत्व हैं, कुछ इसमें तत्व नहीं भी है। तो न्यूलैंड ने क्या किया था कि बोल रहे थे कि जो पहला तत्व है, ठीक है, वो 8वें तत्व से, मतलब जो इसका गुण है वो 8वें तत्व का गुण होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। हाइड्रोजन का सोडियम ऐसे, लिथियम का किस में होगा? सोडियम में। 1 2 3 4 5 6 7 है ना 8वें पे यार, देखो ये दूसरे पे है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है, तो 9 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 7 आएगा, सही है। तो कितना का अंतर होना चाहिए भैया? बस 7 का अंतर होना चाहिए। कितना का अंतर होना चाहिए? 7 का अंतर होना चाहिए। यही बताए थे भैया सारे गामा पादा निशा, यही बताए थे। इनकी कमी क्या थी कि ये हाइड्रोजन ग्रुप में जो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसमें उन्होंने एल्युमिनियम को जोड़ दिया था, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप कहलाता है भैया? हाइड्रोजन ग्रुप कहलाता है। कौन सा ग्रुप? हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था, और उन्होंने एक ही चीज़ बताया था कि जो धातु थे, जो इन्होंने तत्वों को सजाया था, वो सिर्फ कैल्शियम तक सजाया था। कहाँ तक सजाए थे भैया? कैल्शियम तक सजाया था। और अंतिम जो तत्व था वो थोरियम था। अंतिम तत्व क्या था? थोरियम तक था। लेकिन जब बाद में तत्वों को खोजा गया तो इनके भी सारणी के अनुसार ये मैच नहीं खाए। ठीक है, इनके भी सारणी के अनुसार ये सब मैच नहीं खाए, क्योंकि इन्होंने कैल्शियम तक सजाया था और उसके बाद जो भी तत्व खोजे गए थे उनके लिए जगह भी नहीं था। इसलिए न्यूलैंड का भी अष्टक नियम क्या हो गया था? फ्लॉप हो गया था। न्यूलैंड का भी अष्टक नियम क्या हो गया था? फ्लॉप हो गया था। तो इनका क्या है भैया? क्या कहना है? सा रे गा मा पा दा नी सा। इन्होंने गाना पर किस पे बनाया था? गाना पे बनाया था। बहुत आसान है। किस पे आसान है? गाना बनाया था। बोले थे पहला और 8वें तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व का भी गुण होगा। किसने बताया था? न्यूलैंड ने। किसने बताया था? न्यूलैंड ने। ठीक है,
तो न्यूलैंड का छोड़ दो, ठीक है। अब हमें किसका पढ़ना है, मेंडलीफ का। ये इम्पोर्टेंट है, मेंडलीफ का क्या है भैया, इम्पोर्टेंट है। देखो मिटा दो इसको, हैं, लिखो हेडिंग डालो मेंडलीफ। मेंडलीफ का हेडिंग डालो, मेंडलीफ, ठीक है। पूरा नाम क्या था, डिमिट्री मेंडलीफ, ठीक है। ऐसे डालना, ऐसे लिखना, मेंडलीफ, मेंडलीव ह लिखना, ठीक है। और कहाँ के थे भैया, ये रसियन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था डिमिट्री मेंडलीफ, DIMITRI, डिमिट्री मेंडलीफ रसियन साइंटिस्ट थे। आधा काम ये करके गए और जो पूरा काम किए वो किसने किया था, मोसले ने किया था। मोसले का परमाणु जो ये इसने आवर्त सारणी जो इन्होंने बनाया था वो सबसे बढ़िया था। मोसले का जो आवर्त सारणी था वो क्या था, सबसे बढ़िया था, ठीक है। देखो नोट हो गया, ठीक। देखो कहाँ के थे भैया वैज्ञानिक, रसिया के। कहाँ के थे, रसिया के। 1869 में इन्होंने इस आवर्त सारणी की खोज की थी। अब जब ये आवर्त सारणी की खोज किए थे तो उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी। कितने तत्व थे, 63 थे। और उन्होंने ये भी चीज़ कर दिया था कि जो आगे के तत्व थे उनके लिए क्या कर दिए थे, जगह छोड़ दिए थे। मेंडलीफ ने क्या किया था कि आवर्त, मेंडलीफ ने ही बनाया था, आवर्त कितने हैं, 7, और वर्ग कितने थे, 9। वर्ग मतलब होता है जो लंबा ऊपर से जो ऐसे खींचा गया, ये कितना होता है, वर्ग। ये क्या है भाई, वर्ग है। और जो सबसे लंबा उसे क्या करते हैं, आवर्त कहते हैं। तो मेंडलीफ ने ही बताया था कि भैया 9 वर्ग होते हैं और कितना होते हैं, आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त होते हैं। आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त है। मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो तत्वों का भौतिक गुण है वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे। इन्होंने बताया था कि तत्वों का जो क्रम व गुण दोनों होगा, ये परमाणु भार के आवर्ती फलन होगा, परमाणु भार के आवर्ती फलन होगा। यानी तत्व कैसे सजाए जाएंगे, जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परमाणु भार के अनुसार हम तत्व को क्या करेंगे, सजाएंगे। यानी तत्व जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ रहा है, हाइड्रोजन के बाद क्या आया, हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, तो हीलियम तो बाद में वो जोड़े अक्रिय गैस में, ठीक है। लिथियम, फिर उसके बाद क्या है, बेरिलियम, फिर क्या आया, बोरान, फिर क्या आया, कार्बन। तो जैसे जैसे भारी तत्व पाते गए वैसे वैसे मेंडलीफ क्या किए, उसको जोड़ते गए, लेकिन बीच में जाके क्या हो गए, फंस गए। कैसे, ध्यान से देखो। इन्होंने एक ही चीज़ कहा था, हाइड्रोजन का निश्चित मान नहीं दिया था, हाइड्रोजन का निश्चित मान नहीं दिए थे, हाइड्रोजन का निश्चित मान नहीं दिया था, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, समस्थानिक, जिसका स्थान एक हो लेकिन भार क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 और 1H3, 3 ठो है ना, 1 2 3, 1 2 3। पहला को कहते हैं प्रोटियम, याद रख लेना, इसको नोट करना। पहला को क्या कहते हैं, नोट करो, प्रोटियम। दूसरे को कहते हैं ड्यूटेरियम, दूसरे वाले को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। और तीसरे वाले को कहते हैं ट्राइटियम, तीसरे वाले को क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। तो इन्होंने एक ही चीज़ गलती कर दी थी कि हाइड्रोजन का निश्चित मान नहीं दिया था, क्योंकि ये जो मेंडलीफ थे इनका कहने का मतलब था कि तत्वों का क्रम और गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होगा, यानी जैसे जैसे भार बढ़ेंगे वैसे वैसे हम तत्वों को रखेंगे, ठीक है। देखो इधर, तो इन्होंने मेंडलीफ ने क्या बताया था कि जैसे जैसे भार बढ़ेंगे वैसे वैसे हम तत्वों को रखेंगे। लेकिन भैया ये देखो, हाइड्रोजन का 1 भार, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 भार, हाइड्रोजन का 3 भार। तो जब 3 भार तो मतलब आवर्त सारणी में 3 जगह इसको रखा जाना चाहिए। भार का मतलब क्या बोले थे, बोल देना भैया कि जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था ये परमाणु भार के आवर्ती फलन था, यानी जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे हम तत्वों को रखेंगे।
जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे तत्वों को रखेंगे। लेकिन भैया हाइड्रोजन का 1 भार परमाणु भार, यहाँ पे ड्यूटेरियम का 2 परमाणु भार और ट्राइटियम का 3 परमाणु भार। कितना परमाणु भार? 3 पर। तो जब 3 भार दे दिया तो इसको 3 जगह पे रखना चाहिए, और ये ऐसा न कर पाए, इसलिए इनका सिद्धांत भी क्या हो गया? फेल हो गया। इनके गुण अवगुण बताए, फेल नहीं हुआ, इनका क्या हो गया? अवगुण बताए गए। दूसरा का चीज़ देखो, एक होता है कांपर, एक होता है निकिल। कांपर और निकिल गलती कर दिए थे। क्या कर दिए थे कांपर में कि भैया, अरे कोबाल्ट और निकिल, कांपर निकिल नहीं, कोबाल्ट निकिल। इसका होता है 58.8 और निकिल का होता है भैया 58.7। गलती कर दिए कि नहीं कर दिए? बोलो, गलती कर दिए कि नहीं कर दिए? बोलो। सुस्त मुर्गा जैसन एकदम चुपचाप बैठे। बोलो, गलती कर दिए कि नहीं कर दिए? आए, क्या गलती किए? बोले थे कि भैया जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? हाँ, जुड़ेगा। लेकिन यहाँ भार देखो घट रहा है, यहाँ पे भार क्या होगा? घट रहा है। इसको ऐसे होना चाहिए, कांपर और निकल को कैसे होना चाहिए? हाई वाला आगे मान होना चाहिए, 58.7, 58.8 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे होना चाहिए। लेकिन क्या कर दिए? उल्टा कर दिए। तो ये गलती कर दिए कि भार है तो भैया बढ़ते क्रम में रखना चाहिए। ठीक, इसके बाद इसके बाद एक हमारे भाई वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का नाम क्या है? मोसले। क्या है वैज्ञानिक? मोसले। और यहीं से पूरा SPDF के तत्वों के रूप में बांटे, और जो हमें मेरे दोस्त पढ़ना है वो D एंड F ब्लॉक के तत्वों को पढ़ना है यहाँ पे मोसले का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? मोसले के आवर्त सारणी नियम। हेडिंग डालो यार, मोसले के आवर्त सारणी नियम, इसको नोट कर लो। मेंडलीफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। इसको 104 से 14 कर लेना। आधुनिक आवर्त सारणी में 114 तत्व थे। टोटल कितना होते? 118, लेकिन 114 खोजे थे, बाकी 4 छोड़ दिए थे जगह। ठीक है, आओ सबसे बढ़िया आगे देखो, अगला हेडिंग डालो। ठीक है, मोसले किसका नियम भाई? मोसले का। आई कैसन छूटा था? छूटे न रे भाई। देखो भाई, किसका हमको पढ़ना है? मोसले का। किसका पढ़ना है? मोसले का। ठीक है, अब मोसले साहब आए, मोसले। ठीक है, नाम याद है ना? मोसले आए, मोसले नाम बोला सो मोसले। क्या नाम था? मोसले। हाई के है? ये कौन है? ये के है? डाइब्रेनियम। डाइब्रेनियम का त्रिक नियम। न्यूलैंड का? मेंडलीफ का? आवर्त सारणी का किसने खोज किया है? बोलो। अब आधुनिक आवर्त सारणी का किसने खोज किया था? यहाँ पे क्या लिखा है? मॉडर्न। मॉडर्न मने आधुनिक। मॉडर्न मने आधुनिक। तो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मोसले ने। किसने खोजा था? मोसले ने। ठीक है, 1913 में इन्होंने खोज की थी। अब देखो भाई, यही चीज़ हमें पढ़नी है, ये चीज़ हमें क्या करनी है? पढ़नी है। ठीक है, मोसले ने खोज की थी। अब इन्होंने बताया था कि जो तत्वों का क्रम है, तत्वों का क्रम जो है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे और नाभिक से दूरी के अनुसार बनेंगे। जैसे देखो, कोई भी तत्व बनाते हो, हाइड्रोजन का इतना छोट, हीलियम का तनी से बढ़, लिथियम का तनी से बढ़, ऐसे बनाते हुए चलते हैं ना, तो नाभिक से क्या होता है? थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब रुबिडियम का बनाओगे तो भाई खूब बड़ा खूनी बनेगा गोला। हाँ, परमाणु संरचना बनाए हो कि नहीं बनाए? पढ़ाएंगे आगे तुमको, क्या करेंगे? सब पढ़ाएंगे। पहले ध्यान से देखो, तत्वों का परमाणु क्रमांक आवर्ती फलन होता है, और ये नाभिक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। नाभिक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। बोलो, नाभिक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। तो दो ही चीज़ बोलनी है इसमें। ठीक है, नाभिक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। ठीक, किसने तत्वों की खोज की थी? तो 114 तत्वों की खोज की थी। 114 तत्वों की खोज की थी। किए थे या की थी? किए थे, जो भी लिख दो। लड़का है ना तो लिख दो किए थे।
ठीक है। कितने तत्वों की खोज किए थे? 114 तत्वों की। अब इन्होंने बताया था भैया 7 आवर्त होते हैं। क्या होते हैं? 7 आवर्त होते हैं और 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। ठीक, ध्यान से देखो। तो मेंडलीव के बाद आए हमारे मोसले साहब, और मोसले साहब ने ये बताया कि जो जितने भी तत्व हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पे रखे जाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान पढ़ते हैं। तो क्या रहता है भाई? एकदम लगातार रहता है। कैसे रहता है? परमाणु क्रमांक के अनुसार 1 2 3 4 5 6 पूरा कहाँ तक? 118 तक। तो ये कैसे होते हैं? इसमें 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, आवर्त को पहचानने के लिए सबसे पहला उपाय लंबा होता है। क्या होते हैं? बड़े, और वर्ग क्या होते हैं? छोटे होते हैं। हो गया, समझ में आ जाएगा। तो कितने खोज किए थे मोसले ने? 114 तत्वों की खोज किए थे। 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। अब इन्होंने जब बांटा था तो भैया क्या बांटे थे? धातु को एक तरफ, अधातु को एक तरफ, उपधातु को एक तरफ। आई देखो, ये जितना चीज़ तुमको दिख रहा है, आई चीज़ यहाँ तक, आई जोन दिख रहा है, ये ऐसे लिख रहा है ना, यहाँ तक। आई सब क्या है भैया? धातु है। इतना क्या है? धातु। हाई इतना सब क्या है? अधातु। हाई क्या है? धातु। हाई क्या है? अधातु। बीचवा में जो बच गया, बोरान, सिलिकॉन, ऐसे लिख देना, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, ठीक है, फिर टेरेनियम, पोलोनोमी, ये सब क्या है? उपधातु है, उपधातु। इधर वाले ध धातु देखो, यस और डी ब्लॉक के तत्व ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं? धातु। हाई क्या भैया? अधातु। अब बीच वाले में क्या पाए जाते हैं? उपधातु। बीच वाले में उपधातु। अच्छा, धातु धातु किसे कहते हैं पता है तुम लोग को? धातु जो धनायन बनाते हैं, धातु धनायन बनाते हैं, अधातु जो ऋणायन बनाते हैं। धातु में चमकता होती है। धातु कैसे होती है? चमकता होती है। सोना चमकेला कि ना? तो चमकत। तो हीरा ना चमकेला? हीरा ना चमक, तो हीरा तो भैया वो धातु है। हाँ, धातु में चमक होती है, तत्वों में चमक होती है, और अधातु में चमक कम होती है। चमक होती है लेकिन चमक कम होती है, परावर्तन के द्वारा चमक होती है। मैं यही तरह चमकी, हीरा ये तरह चमकी ना, प्रकाश में लाओगे तब चमकेगा। तो धातु, अधातु, उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए उसे क्या कहते हैं? उपधातु। चलो अभी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसमें कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व होते हैं। एक चीज़ लिख देना, जैसे मान लो 11 है, सोडियम है, 23 इसका परमाणु भार होता है। तो इसमें ध्यान से देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। ए बराबर होता है परमाणु भार। एक इसको कहते हैं परमाणु भार को कहते हैं। परमाणु भार कितने हैं भैया? इसका परमाणु भार कितना है बोलो? 23। परमाणु भार कितना? 23। पी बराबर प्रोटॉनों की संख्या, पी बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ये सब नोट करना है तुम लोग, ठीक है। पी बराबर प्रोटॉनों की संख्या, अभी ये मत लिखो, अभी बस तुमको प्रतीक बता रहा हूँ, प्रोटॉनों की संख्या। ई बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आ रहा समझ में ना? ऊपर से नहीं जा रहा है। और जेड बराबर होता है परमाणु क्रमांक। जेड बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। हाँ काची? जेड बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, दोनों हम कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। तो बोलो परमाणु भार इसका कितना? सोडियम का 23। प्रोटॉनों की संख्या कितना? 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना? 11। परमाणु क्रमांक भी कितना? 11। मतलब भाई तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। लेकिन एक न्यूट्रॉनों की संख्या आवत है इतना, आओ था वीडियो में, हाथ हमारा आओ था, हैजा लिखते हैजा आओ था, हाई लिखल आओ लगना। हाँ शांत रहा, नहीं तो सबके सुनाई देगी। एक होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। एन बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन, ये परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक किसी को भी घटा दोगे तो तुम्हारा मान निकल जाएगा। जैसे 23 में से क्या घटा दिए? 11। परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दो तो किसका मान निकल जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक। अब इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी हम चालू करेंगे भैया आवर्त सारणी, ठीक। ओके, आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू।